बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है अगला टॉपिक शुरू करते हैं जो है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, और इसमें जो SLO कवर किया जाएगा वो है इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग कोफैक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कोफैक्टर के लिए इस बुक में NBF की बुक में जो है अलग एक्सरसाइज है और प्रॉपर्टीज से डिटर्मिनेंट के लिए अलग एक्सरसाइज है। तो इसमें हम 2.3 और 2.4 में जो है ये दोनों टॉपिक्स जो है ये कवर करेंगे। SLO के जो दोनों पोर्शन उसमें कवर किए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है। डिटर्मिनेंट जो है ये एक रियल नंबर होता है या एक इमेजिनरी नंबर होता है एसोसिएटेड विद ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड एक रियल और इमेजिनरी वैल्यू को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। अब जो डिटर्मिनेंट है इसको मालूम करने के लिए जो है हम 2x2 का डिटर्मिनेंट डिफाइन करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इसमें याद रखना है कि डिटर्मिनेंट जो है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और उसमें हम 2x2 का डिटर्मिनेंट डिफाइंड करते हैं। सिर्फ 2x2 का डिटर्मिनेंट डिफाइन किया जाता है, बाकी सारे डिटर्मिनेंट इवेल्युएट किए जाते हैं। जैसे कि ये A, B और C, D अगर एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो, डिटर्मिनेंट को स्ट्रेट बार से जो है लिखा जाता है, मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, और जबकि डिटर्मिनेंट को स्ट्रेट बार से लिखा जाता है। तो ये फ़र्क वाज़े रखना है, आपने जो है ध्यान रखना है लिखते वक्त कि आप मैट्रिक्स लिख रहे हैं या डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। मैट्रिक्स है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, और अगर डिटर्मिनेंट है तो उसको स्ट्रेट बार्स में लिखा जाना चाहिए। क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है उसको इवेल्युएट करके एक रियल या इमेजिनरी नंबर के इक्वल ला सकते हैं, जबकि मैट्रिसेस में जो है हम रोज़ और कॉलम्स जो है उसमें कोई तब्दीली, उसकी तादाद में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। तो 2x2 का जो डिटर्मिनेंट है वो जो है डिफाइन होता है इस तरीके से कि इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो ये बन जाएगा AD, और फिर दरमियान में माइनस का साइन, और BC बाद में लिखेंगे, ये माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो ये डिफाइंड है 2x2 का डिटर्मिनेंट जो है, और इसी की मदद से जो है बाकी डिटर्मिनेंट्स हम इसमें मालूम करेंगे। और बाकी डिटर्मिनेंट जो है इसके वो कौन कौन से हैं वो किस तरह से मालूम किए जा सकते हैं वो हम एक्सरसाइज में जो है देखते हैं। और जो इसके अलावा डेफिनेशंस हैं वो सवालों के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे कि वो कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जो इसमें यूज़ होंगी। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट तो इसमें पहला मैट्रिक्स है जिसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। मैट्रिक्स 2 3 1 1 minus 2 1 minus 1 2 और 4 1 2।
तो सबसे पहली तब्दीली करनी है कि ये मैट्रिक्स चूँकि दिया गया है और हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो हम इसको स्ट्रेट बार्स में लिखेंगे। 2 1 4 3 -1 1 1 2 2। तो अभी हम जो है इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए एक्सपेंशन का मेथड यूज़ करेंगे। इसको जो है एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, जिसको R1 भी लिखा जा सकता है। याद रखें स्टूडेंट, हम इसको जो है रो 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से भी कर सकते हैं, रो 3 से भी, और इसी तरह से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम शुरू में जो है, आपने भी यही करना है कि शुरू में यही प्रैक्टिस करनी है कि रो 1 से इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। चूँकि रो 2 से एक्सपेंड करने में थोड़ी सी तब्दीली की जाती है, तो वो तब्दीली फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या तब्दीली करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जब हम इसको रो 1 से जो है एक्सपेंड करेंगे, तो पहला नंबर ये यहाँ पर लिखा जाएगा 2 और उसके साथ एक डिटर्मिनेंट होगा। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है, फिर इसके बाद अगला नंबर होगा 3 है, तो ये -3 के साथ लिखा जाएगा इसको। -3 और फिर इसमें जो है एक डिटर्मिनेंट आएगा और उसके बाद उससे अगला नंबर ये प्लस के साथ लिखा जाएगा, यानी कि +1 होगा और फिर इसके साथ एक डिटर्मिनेंट इसमें होगा और यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट, यानी कि इसमें जो नंबर आएंगे, याद रखना है कि पहले 2 के साथ, पहले नंबर के साथ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव का साइन आएगा। नंबर का अपना जो साइन है वो उसके साथ साथ ही रहेगा, लेकिन एक्सपेंशन का जो साइन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। और अगर आप इसको सेकंड रो से एक्सपेंड करना चाहें तो साइन में तब्दीली, सिर्फ साइन में तब्दीली होगी। वो ये है कि पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव होगा। फर्स्ट रो के लिहाज से पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, सेकंड रो के लिहाज से नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, और जबकि थर्ड रो के लिहाज से जो है ये फिर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव ही होगा। और यही तरीका का फिर कॉलम के लिहाज से भी होगा। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, तो ये जो बाहर एलिमेंट है, जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है, उस रो और उस कॉलम को यहाँ पर डिलीट कर देना है, यानी कि उसको छोड़ के बाकी वैल्यूज़ इसमें लिखनी है। यानी कि ये रो और ये कॉलम इसमें छोड़ देना है और बाकी क्या बचेगा, -1 2 1 और 2। अब इसके बाद जो है इसमें 3 आ रहा है, तो 3 की रो और 3 का कॉलम जो है इसमें से जो है छोड़ देना है। और देखते हैं कि जब हम ये 3 की रो और 3 का कॉलम जो है इसमें से छोड़ेंगे, तो अब यहाँ पर फिर कौन से नंबर बाकी बचते हैं, वो है 1 4 और 2 और 2 बचता है। अब इसी तरह से जो है इसमें +1 है, तो अब इसकी रो और इसके कॉलम को जो है हमने छोड़ना है। तो रो इसकी जो है रो 1 है, तो इसको छोड़ेंगे, और कॉलम इसका जो है कॉलम 3 है, तो इसको हम छोड़ेंगे। तो बाकी जो बचेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, वो है 1 -1 4 और 1 के इक्वल। दोबारा से सुन लें कि हमने इसको जब रो 1 से एक्सपेंड किया है तो पहले 2 लिखा, फिर माइनस के साथ अगला डिजिट लिख दिया, फिर प्लस के साथ उससे अगला नंबर लिखा। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स लिखने थे,
तो टू जिस रो वन और रो कॉलम वन में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ लिख दी। 3 जो है रो वन और सेकंड कॉलम में आ रहा है तो रो वन और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिख दिया। और इसी तरह से 1 जो है ये रो 1 और कॉलम 3 में आ रहा है तो इसको छोड़ के बाकी जो है हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब इसको इवेल्युएट करते हैं। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए हम ये 2/2 की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करेंगे और 2/2 की डेफिनेशन को यूज़ करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा -1 × 2, फिर माइनस के साथ 1 और 2। ये ब्रैकेट के साथ मैं भी शुरू में लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। फिर -3, तो इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 और फिर माइनस का साइन दरमियान में आएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 और फिर +1 और ऐसा ही यहाँ पर करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 × 1 माइनस और फिर अगला जो है नंबर होगा 4 × -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 × -2 स्टूडेंट याद रखें ये जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट नहीं है। ये मैट्रिक्स नहीं है जो इसके अंदर लिखा हुआ, ये सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की गई है। तो ये 2 - 8 फिर +1 1 + 4 2 × -4 -3 × -6 +1 × 5 -8 +18 +5 and 10 + 1 10 + 5 15। तो फिर इस लिहाज से इस 3/3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 15 के इक्वल आई। तो एक जैसे मैंने अभी जो है डिफ़ाइन किया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर होता है। जैसे कि आपने देखा ये 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था तो ये एक रियल नंबर के इक्वल आ गया। अगर एंट्रीज इसकी कम्प्लेक्स होंगी तो ये कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और अदरवाइज़ जो है ये रियल वैल्यू हुई, इसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की। जो रोज़ और कॉलम में जो है डिटर्मिनेंट लिखा होता है इसको हम एवेल्युएट करके किसी एक नंबर के इक्वल ला सकते हैं। अब इसके बाद इसका एक और पार्ट हम हल कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट। इसमें जो डिटर्मिनेंट दिया गया है मैं इसको अभी डिटर्मिनेंट में ही लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। तो अब इसको इवेल्युएट करने के लिए इसको रो 1 से भी इवेल्युएट कर सकते हैं, रो 2 से भी, रो 3 से भी, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है रो 3 से जो है इवेल्युएट करता हूँ या एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग बाय रो 3 से जो है इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें कुछ एंट्रीज ज़ीरो हैं तो इसमें एक्सपेंशन में आसानी होगी, अदरवाइज़ जो है कोई इसकी ख़ास रीज़न नहीं है, आप किसी से भी जो है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया है कि रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होंगे, और अगर सेकंड रो से एक्सपेंड करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, और अगर थर्ड से करेंगे तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव ही इसके साइन होंगे।
यानी कि पहले नंबर 0 होगा, फिर एक डिटर्मिनेंट होगा और इस डिटर्मिनेंट में जो है उस रो और उस कॉलम को छोड़ देना है। तो इसकी रो बनती है रो 3 और कॉलम इसका बनता है कॉलम 1। वो छोड़ के हम लिखेंगे तो माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा और 0 आ गया। फिर माइनस के साथ उससे अगला नंबर लिखना है 0 और अब इसमें भी जो है एक डिटर्मिनेंट आएगा। तो अब इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ना है। इसकी रो अभी भी जो है रो 3 है, लेकिन अब इसका कॉलम जो है वो कॉलम 2 है। तो इसको छोड़ेंगे तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं लिखी जाएंगी, वो है कॉस थीटा और 0 और साइन थीटा एंड 0। चूँकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इनको लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन सिर्फ आपकी जो है याददाश्त के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये कैसे लिखना है। तो इसमें अब आप देखेंगे कि इसको जब हम इससे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर ये नंबर लिखा जाएगा। अब उसकी जो है ये रो, ये कॉलम, रो इसकी 3rd है और कॉलम भी इसका 3rd है। अब हमने उसको जो है छोड़ के यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर ये नंबर 1 आएगा और इसके साथ इनको जो है जोड़ेंगे तो बाकी लिखा जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, इसको वैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। चूँकि हमें आइडेंटिटी मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसलिए जो है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो हमने दो सवालों में जो है देख लिया कि किस तरह से हम रो 1 से और रो 3 से जो है डिटर्मिनेंट्स मालूम कर सकते हैं। अब हम जो है अगले सवाल में देखते हैं कि इसको दूसरे कोफैक्टर से कैसे मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड। कोफैक्टर्स का मेथड जो है यूज़ करना है और इसके लिए ये 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है। मैंने इसको जो है जनरल मैट्रिक्स के इक्वल लिख दिया 3/3 के, ये बताने के लिए कि A11 3 के इक्वल होगा, A12 2 के इक्वल और A13 3 के इक्वल। तो अब इसके जो है कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए इसके लिए जो नोटेशन यूज़ होती है, पहले हम कोफैक्टर फर्स्ट रो के मालूम करेंगे। तो इसके मुताबिक A11 मीन कि इस A11 का कोफैक्टर ऑफ A11। तो ये कैसे मालूम किया जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, ये वाला 1 जो है ये 1 + 1 और इनटू ए डिटर्मिनेंट होगा। अब यहाँ पर जो है इस मैट्रिक्स का वो डिटर्मिनेंट होगा जिसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, आपको याद होगा कि पहला डिजिट जो है ये A11 में जो है पहला डिजिट रो को ज़ाहिर करता है, दूसरा डिजिट कॉलम को, यानी कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये 3 है। तो हम इस 3 का जो है कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर 3 भी लिखा जा सकता था, लेकिन मैंने पोजीशन के लिहाज से इसका A11 इसको लिख दिया। तो अब इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो वो होगा 5 1 1 0
अब इसको इवेलुएट करेंगे तो -1 की पावर 2 और ये डिटर्मिनेंट 0 -1, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बन गया और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसके इक्वल आ गई। तो -1 की पावर 1 जो है +1 के इक्वल आएगी इंटू -1 की पावर 2 +1 और ये -1 और इस तरह से ये -1 के इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह से जो है A12 कोफैक्टर ऑफ A12, ये मैंने मैट्रिक्स इसीलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि किसका कोफैक्टर मालूम कर रहे हैं। इस 2 का कोफैक्टर एलिमेंट्स का होता है। तो अब ये होगा -1 और इसकी पावर ये दोनों नंबर ऐड कर देंगे 1 + 2 और डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम शामिल नहीं होगा तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी डिटर्मिनेंट लिखें तो ये होगा 42 और 10। तो अब इसको इवेलुएट कर लें तो -1 की पावर 3, 0 -2, -1 की पावर 3 -1 इंटू -2 एंड दिस इज इक्वल्स टू +2। तो फिर इस कोफैक्टर की वैल्यू जो है ये +2 के इक्वल आ गई। अब इसी तरह से A13 कोफैक्टर ऑफ A13 तो -1 की पावर इन दोनों का सम 1 + 3 और यहाँ पर डिटर्मिनेंट में उस रो और उस कॉलम को छोड़ देना है जो जिसमें ये नंबर आता है, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को जोड़ के लिखेंगे तो बाकी 42 51 आता है तो -1 की पावर 4 और 4 - 10 तो -1 की पावर 4 +1, पावर इवन हो तो प्लस हो जाएगा और पावर ऑड हो तो माइनस ही रहेगा और ये -6 तो दिस इज इक्वल्स टू -6। तो ये इसके जो है हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। कोफैक्टर्स के मैंने -1, 2 एंड -6। तो अब यही कोफैक्टर काफ़ी हैं अगर हमने सिर्फ जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो अब का इसका जो है डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए तो देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12, ये कोफैक्टर है, और A13 और A13 यानी कि ये स्मॉल A11 जो है ये एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है और कैपिटल A जो है ये कोफैक्टर्स के लिए हमने यूज़ किए हैं। अब ये जो डिटर्मिनेंट लिखा है इसके मतलब थोड़ा सा जो है आप बातें ज़हन नशीं कर लें कि अगर किसी मैट्रिक्स के एक रो के एलिमेंट्स को उसी के एलिमेंट्स के जो है कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो ए डिटर्मिनेंट आएगा। इसको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, या सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के ही एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, या थर्ड रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये ए डिटर्मिनेंट आएगा। हत्ता कि इसी तरह से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के लिहाज से भी इसको लिखा जा सकता है। लेकिन अगर जो है ये एलिमेंट किसी और रो के हों और कोफैक्टर किसी और रो के हों तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी इसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि क्या हो, वो मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब इसमें जो है हम इसकी वैल्यूज़ जो है रिप्लेस करते हैं कि ये वैल्यूज़ इसकी क्या होंगी। तो A11 जो है ये 3 के इक्वल है और कोफैक्टर ऑफ A11 ये -1 के इक्वल, और A12 ये 2 के इक्वल है
और कोफैक्टर ऑफ A12 ये +2 के इक्वल, और इसी तरह से जो है A13 3 के इक्वल है, और इसका कोफैक्टर A13 -6 के इक्वल। तो इसकी जो है रीज़न यहाँ पर लिख दें, सिंस A11 3 के इक्वल, A12 2 के इक्वल, और A13 जो है ये 3 के इक्वल है। तो उनकी वैल्यूज़ को इन कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिखा है, तो ये वैल्यू बनी। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये -3 +4 -18 तो -20, ये -40 -3 -17 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फिर कोफैक्टर्स के मदद से हमने इसकी वैल्यू मालूम की, तो ये -17 आएगी। एक बात ज़हन नशी रखें कि आप किसी भी मेथड से डिटर्मिनेंट मालूम करें तो उसकी वैल्यू सेम ही आएगी। सेम मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही होगी, चाहे आप उसको किसी भी मेथड से मालूम करें, चाहे कोफैक्टर्स के मेथड से मालूम करें या फिर आप उसको जो है एक्सपेंशन के मेथड से मालूम करें। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। तो इसमें हम एक मैट्रिक्स में पहला लिखते हैं 3 1 2 5 3 1 2 2 3 1 और -4 1 and -3। तो पहले हम जो डिफाइन कर लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंपल इसको अगर लिखा जाए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा उसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। तो यहाँ से फिर ये मालूम हुआ कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स के बारे में चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हमें उस सबसे पहले जो है उसका डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा। अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स कह लूँ, ये सपोज कर रहे हैं कि लेट ए इक्वल्स टू दिस, तो अब हम फिर इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं कि नाउ ए डिटर्मिनेंट this is equals to 3 2 -4 1 3 1 2 1 -3। तो इसका डिटर्मिनेंट किस मेथड से मालूम करना है, अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि कोई इसमें बता नहीं गया मेथड जो है। तो एक्सपेंशन का मेथड निस्बतन आसान होता है, तो इस मेथड से मैं इसको कर रहा हूँ
कि इसमें फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो जिसके मुताबिक पहला डिजिट जो है 3 होगा, तो उस रो और उस कॉलम को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, तो बाकी जो डिटर्मिनेंट है वो लिखेंगे 3 1 1 -3, फिर माइनस के बाद उससे अगला डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा। अब उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ेंगे तो 2 -4 और 1 -3, फिर इसके बाद प्लस के साथ उससे अगला नंबर लिखेंगे वो है 2। अब उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ेंगे तो बाकी जो बचेगा 2 -4 एंड 3 1, और इसको हम एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से जो है इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल बनती है। तो 3 × -9 -1 -1 × -6 +4 और फिर +2 × 2 + 12, तो 3 × -10 -4 + 4 -6 + 4 -2 और 2 + 12 14, तो -30 +2 + 28 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो दिस इम्प्लाइज दैट A is a singular मैट्रिक्स। याद रखें मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होगा, लेकिन वो डिसाइड होगा डिटर्मिनेंट के बेस पे। डिटर्मिनेंट 0 आया है तो डिटर्मिनेंट जो है सिंगुलर नहीं होगा, बल्कि मैट्रिक्स सिंगुलर होगा इसका। तो इसी तरह से बाकी भी चेक किए जा सकते हैं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द गिवन मैट्रिक्स आर सिंगुलर। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है वो सिंगुलर है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, ये सपोज किया। तो इसमें हम लिखेंगे कि सिंस ए इज सिंगुलर देयरफॉर, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हैं, तो ये मैट्रिक्स लैम्डा 2 0 1 1 3 और 3 8 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। याद रखना है डिटर्मिनेंट को 0 आपने रीज़न के साथ लिखना है। रीज़न ये है कि चूँकि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 किया। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 भी कर सकते हैं, रो 2 रो 3 से भी, हत्ता कि कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉलम 1 से जो है एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो अगर इसको जो है कॉलम 1 से हम एक्सपेंड करेंगे तो देखते हैं कि ये क्या होगा, लैम्डा इनटू ए डिटर्मिनेंट। तो उस रो और उस कॉलम को छोड़ देना है जिसमें लैम्डा आ रहा है, लैम्डा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो बाकी डिटर्मिनेंट 1 8 और 3 1 होगा। फिर माइनस के साथ उससे अगला जो है नंबर लिखा जाएगा, अगला नंबर 2 है। तो अब इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ना है, इसकी रो सेकंड रो है और इसका कॉलम ये फर्स्ट कॉलम भी है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के हम लिखेंगे, तो बाकी जो नंबर बचेंगे वो 1 3 और 3 1 आएंगे।
फिर इसके बाद उससे अगला नंबर जो है वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो के साथ डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही हो जाना है। लिखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा इंटू 1 - 24, तो 1 - 24 और -2 इंटू 1 - 9 और +0 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -23, लैम्डा इंटू -23 और -2 इंटू -8 = 0 और -23 लैम्डा +16 = 0। और इससे जब हम लैम्डा की वैल्यू मालूम करेंगे तो 23 लैम्डा दिस इज़ इक्वल टू 16, यानी कि इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये अपनी साइड पे ही रहा, और लैम्डा = 16 / 23, और यही इसकी जो है रिक्वायर्ड वैल्यू है।